हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। यानी कि हम बात करेंगे रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट का एक कॉमन कन्फ्यूजन को लेकर के। वो कन्फ्यूजन है कंटेस्ट एपीआई और रडक्स में से कौन सा बेटर है। क्या कंटेस्ट एपीआई रडक्स का अल्टरनेटिव है या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, या कब हमें कंटेस्ट एपीआई यूज करनी चाहिए या कब हमें रडक्स यूज करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल के बारे में, एक ऐसे कंफ्यूजन के बारे में जो आपको कभी ना कभी जरूर फेस करनी पड़ी होगी, आपको सोचने पर मजबूर की होगी। वो है कंटेस्ट एपीआई में ऐसा क्या नहीं है जो हमें रिएक्ट रडक्स यूज करने पर मजबूर करता है। अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हैं तो ये कंफ्यूजन आपको कभी ना कभी जरूर फेस करनी पड़ी होगी। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं साहो सॉफ्ट का यूट्यूब चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंटेस्ट एपीआई और रडक्स दोनों ही रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज में होते हैं। यानी कि कंटेस्ट एपीआई और रडक्स दोनों का जो यूज है रिएक्ट के एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए लिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा टूल किस सिनेरियो में बेस्ट है। इस वीडियो में हम इन दोनों को डिप्थ में समझेंगे, कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि कब आपको रडक्स की जरूरत पड़ती है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे इन डिप्थ कि किस सिनेरियो में हमें कंटेस्ट एपीआई यूज करने से काम चल जाएगा और कौन सा ऐसा सिनेरियो है जहां पर हमें रिएक्ट रडक्स को इंप्लीमेंट करना मजबूरी हो जाएगा, हमारे लिए वो जरूरत पड़ जाए, जो एक नीड हो जाएगा कि नहीं यहां पर कंटेस्ट एपीआई से हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग इन सारे टॉपिक को इन डिप्थ समझने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में बताना होगा। इंटरव्यू में लोग ऐसे ही लॉजिकल, रिजेक्ट में जब इंटरव्यू देने जाइएगा आप लोग तो रिजेक्ट में ऐसा ही लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप लोग कोई इंटरव्यू देने जाते हैं रिजेक्ट में किसी भी कंपनी में, तो वहां पर उनको आइडिया होता है कि आप इंटरनेट से टॉप 20 या टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे। वो एक सिंपल क्वेश्चन होता है, कंसेप्चुअल, वो हर किसी को पता होता है ना। लेकिन जो लॉजिकल जो क्वेश्चन होता है वो उसका आंसर वही डेवलपर दे पाएगा जो उस कंसेप्ट को रियली में इंप्लीमेंट किया होगा और रियली में इन डीप्थ उसको समझने की कोशिश किया होगा। बहुत सारे ऐसे डेवलपर होते हैं जिसको वो बस मान लेते हैं कि अच्छा कंटेस्ट एपीआई ये बस है तो है, रिएक्ट रडक्स है तो है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि किस सिनेरियो में कौन सा यूज होगा, कब हमें कौन सा यूज करना चाहिए। इसलिए हम यहां पर रिएक्ट इंटरव्यू का जो लॉजिकल सीरीज में यहां पर शुरू कर रहा हूं, लॉजिकल इंटरव्यू क्वेश्चन इन रिएक्ट में जो शुरू कर रहा हूं, यहां पर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और उसका आपको आंसर हम यहां पर समझाएंगे, जो आपको कभी किसी भी एमएनसी में, किसी भी अच्छे कंपनी में आपको उसका आंसर देना पड़ सकता है। ठीक है, और ऐसा ही डीप में अगर आपको कंसेप्ट समझना होगा तो आप हमारा साहो सॉफ्ट का साहो सॉफ्ट का जो क्लास चलता है, लाइव सेशन या रिकॉर्डिंग सेशन आप लोग ले सकते हैं, जहां पर हम ऐसे ही हर चीज का लॉजिकल आंसर सिखाते हैं कि कैसा, कब कौन सा कंसेप्ट कहां पर यूज करनी चाहिए और कौन सा कंसेप्ट कहां के लिए फिट बैठेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोनों टूल्स का बेसिक पर्पस समझना जरूरी है, यानी कि कंटेस्ट एपीआई का और रडक्स का हमें बेसिक जो पर्पस है उसको समझना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि कंटेस्ट एपीआई क्या होता है और ये रडक्स क्या होता है। अगर आप लोग को आइडिया नहीं होगा तो आप लोग पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, दोनों कंसेप्ट को, देन आपके लिए ये क्वेश्चन वैलिड रहेगा। अगर आपको आता है तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो जो कंटेस्ट एपीआई होता है वो रिएक्ट का बिल्ट इन स्टेट मैनेजमेंट का एक टूल है जो कंपोनेंट ट्री में डेटा को पास करना इजी बनाता है बिना प्रॉप ड्रिलिंग के। यानी कि कंटेस्ट एपीआई अगर आप लोग यूज करिएगा, है ना, तो जो कंपोनेंट ट्री होता है, यानी कि जो कंपोनेंट का जो हायरार्की होता है, पेरेंट चाइल्ड, है ना, फिर उसका चाइल्ड, देन उसका चाइल्ड,
अगर ऐसा हायरार्की है, ऐसा अगर कंपोनेंट का ट्री है, तो उसमें बिना प्रॉप ड्रिलिंग के आप कंटेस्ट एपीआई के मदद से डेटा पास कर सकते हैं। रिजेट के अंदर बिल्ट इन होता है ये चीज, कंटेस्ट एपीआई, यानी कि रिजेट का ये अपना है फीचर। इसके लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल ग्लोबल स्टेट के लिए काफी अच्छा काम करता ही है। अगर आपका एप्लीकेशन है ना, तो उसमें ग्लोबल स्टेट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आगे कि इसमें क्या नहीं है, कहां पर ये फेल हो जाता है ना। यानी कि हमने आपको यहां पर एक वर्ड निकाला है आपके लिए कि सिंपल ग्लोबल स्टेट के लिए काफी अच्छा काम करता है। सिंपल ग्लोबल स्टेट, कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल स्टेट की बात नहीं कर रहे हम, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। जो रेडक्स है ये एक एक्सटर्नल स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जो कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल रिजेक्ट एप्लीकेशन के लिए बनी है। यानी कि इसमें हम सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल रिजेक्ट एप्लीकेशन जो है उसमें अगर आपको ग्लोबली स्टेट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करनी है तो वहां पर हम लोग रेडक्स को यूज करते हैं। उसी के लिए रेडक्स बना ही है, सिंपल के लिए बना ही नहीं है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर आपका रिजेक्ट का एप्लीकेशन अगर सिंपल है, उसमें जैसे ही आप रिजेक्ट रेडक्स को इंप्लीमेंट करिएगा टू इंप्लीमेंट स्टेट मैनेजमेंट, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मतलब कि आपका एप्लीकेशन का वेटेज कंप्लीसिटी बहुत कम है, लेकिन रिएक्ट रेडक्स को इंप्लीमेंट करने से, चूंकि रिएक्ट रेडक्स का जो बॉयलर प्लेट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपका एप्लीकेशन ही छोटा था और उस स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए अगर आप उसमें रेडक्स को इंप्लीमेंट कर लिए तो आपके एप्लीकेशन के कंप्लीसिटी से रेडक्स का जो कंप्लीसिटी है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कोई भी लाइब्रेरी हमें यूज नहीं करनी चाहिए अपने एप्लीकेशन में जो आपके एप्लीकेशन के कंप्लीसिटी को और बढ़ा दे। अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है देन आप रेडक्स यूज कर सकते हैं। आगे हम इन सब चीज पे बात करेंगे, है ना। देखिए, तो जो रेडक्स है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्टोर होता है ना। यानी कि इसमें हम लोग ग्लोबली स्टोर बनाते हैं, है ना। प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए रेडक्स एक स्टैंडर्ड बन गया है। अब यहां पर हमने एक बताया क्या, प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट, ये क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट है ये केवल रेडक्स इंप्लीमेंट कर सकता है। जो कंटेस्ट एपीआई है वो नॉन प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने ये चीज समझा कि दोनों का मेन काम स्टेट को शेयर करना और मेंटेन करना है, लेकिन फिर भी रिजेक्ट डेवलपर्स रेडक्स का यूज क्यों करते हैं ये समझ में नहीं आता उनको। बस वो कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए और इंप्लीमेंट कर देते हैं, और कहीं पर जाते हैं इंटरव्यू देने या उनका कोई कलीग ही पूछ लेता है कि सर अगर रिजेक्ट का अपना फीचर है कंटेस्ट एपीआई देन व्हाई वी यूज रेडक्स, यानी कि कंटेस्ट एपीआई क्यों सुफिशिएंट नहीं है ये उनको समझ में नहीं आता है। चलिए अब इन डीप एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस कंप्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट को लेकर के है। कंटेस्ट एपीआई छोटी मोटी स्टेट के लिए परफेक्ट होता है, लेकिन अगर एप्लीकेशन का स्टेट कॉम्प्लेक्स हो जाए, जैसा कि मल्टीपल स्लाइस ऑफ स्टेट और इंटरडिपेंडेंट स्टेट हो जाए, तो मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन में जो स्टेट है, अगर उसमें एक आध प्रॉपर्टी आपने रखा हुआ है, 2-3 तरीके का अगर आपने केवल डेटा रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको शेयर करने में, उसको अपडेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वहां पर अगर मल्टीपल स्लाइस ऑफ स्टेट हो जाए, यानी कि अलग अलग कैटेगरी का स्टेट अगर हमें वहां पर रखना पड़ जाए, फैकल्टी का, जैसे सपोज कर लिए अगर हम बात करेंगे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का, तो ऐड टू कार्ट का डेटा, ऐड टू विश लिस्ट का डेटा, कंपेयर लिस्ट का डेटा, ठीक है। अगर ये सब क्या हो गया, अलग अलग स्लाइस का डेटा हो गया, अगर इसको हमें अगर वहां पर रख करके उसको मैनेज करने की अगर हम बात करेंगे, सोचेंगे, यानी कि ये जो डेटा है, ये जो स्टेट है, ये क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंट स्टेट हो गया। यानी कि ऐड टू विश लिस्ट ये डिपेंड है आपके ऐड टू कार्ट पे। अगर आप ऐड टू कार्ट का डेटा, अगर ऐड टू कार्ट में आप लोग देखे होंगे कि ऐड टू कार्ट में ऑप्शन होता है कि ऐड टू विश लिस्ट में ऑप्शन होता है कि ऐड टू कार्ट करिएगा तो ये विश लिस्ट से हट करके कार्ट में चला जाएगा, है ना। तो यानी सब ये सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट स्टेट्स है। तो ऐसे स्टेट को कंटेस्ट एपीआई से मैनेज करने में काफी मुश्किल होता है।
अगर आप करिएगा तो वहां पर काफी कंप्लेक्स कोड करना पड़ जाता है। यानी कि यहां पर हम जो ये टर्म यूज कर रहे हैं इंटरडिपेंडेंट स्टेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है ऐसे मल्टीपल स्टेट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि एक स्टेट का अपडेट होने पर दूसरी स्टेट भी इफेक्ट होती है, वैसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरडिपेंडेंट स्टेट। अगर ऐसा स्टेट अगर आपके एप्लीकेशन में है तो उसको अगर आप मैनेज करिएगा कंटेस्ट एपीआई से तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है जिस पे आप काम कर रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। यानी कि आप शॉपिंग कार्ट का एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसके अंदर इंटरडिपेंडेंट स्टेट आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है। यानी कि इमेजिन करिए कि एक ई कॉमर्स का वेबसाइट है जिसमें 3 अलग अलग स्टेट है। हम ज्यादा की बात भी नहीं कर रहे हैं, केवल 3 की बात कर रहे हैं। कार्ट स्टेट जिसके अंदर यूजर ने क्या क्या ऐड किया है वो हम लोग रखते हैं, एज यू नो ऑलरेडी। स्टॉक स्टेट जिसके अंदर कितने आइटम्स अवेलेबल होते हैं ये मैनेज करते हैं। स्टॉक में वही होता है कितने आइटम अवेलेबल हैं आपके स्टॉक में। तीसरा हो गया क्या? प्राइस स्टेट। कार्ट में टोटल प्राइस क्या है वो चीज हम लोग यहां पर मैनेज करते हैं। जैसे कार्ट में होता है आइटम क्वांटिटी, ये आइटम इतना क्वांटिटी, उसको सम वगैरह करके हम लोग प्राइस का एक स्टेट बनाते हैं, वहां पर हम उसको मैनेज करते हैं। यानी कि हमने 3 स्टेट की जिक्र किया यहां पर, कार्ट स्टेट, स्टॉक स्टेट, प्राइस स्टेट। ये 3 अलग अलग स्टेट के स्लाइस हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइस। अगर रेडक्स के टर्म में अगर हम लोग रेडक्स के टर्म में अगर बात करेंगे तो यहां पर 3 अलग अलग स्टेट हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइस ऑफ स्टेट। कार्ट स्टेट, स्टॉक स्टेट और प्राइस स्टेट। अगर सपोज कर लीजिए, अब यहां पर बात समझिएगा, अगर यूजर ने प्रोडक्ट ऐड करता है, अगर यूजर एक प्रोडक्ट ऐड करता है तो क्या होगा? जरा सोचिए, कार्ट स्टेट अपडेट होगी। यानी कि अगर आप एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं अपने कार्ट में तो क्या अपडेट होगा? कार्ट का स्टेट। यानी कि कार्ट स्टेट अपडेट होगी, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा कार्ट वाले स्टेट में, एक नया प्रोडक्ट ऐड होगा। और जैसे ही आप कार्ट में एक नया प्रोडक्ट चूंकि ऐड करते हैं तो स्टॉक जो स्टेट है वो भी अपडेट होगी। यानी कि इन्वेंट्री से एक आइटम कम हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि किसी इन्वेंट्री में, किसी स्टॉक के पास मान लीजिए 5 आइटम है ना, कोई एक लैपटॉप है वो 5 आइटम है, आपने उसमें से क्या कर लिया? एक ऐड टू कार्ट कर लिया, तो स्टॉक वाला भी तो अपडेट होगा। अब उसके पास रिमेनिंग 4 बचेंगे, वो अपने आप को अपडेट करेगा कि एक हमारे पास आइटम कम हो गया और ऐड टू कार्ट में एक बढ़ेगा। यानी कि आप जैसे ही ऐड टू कार्ट करते हैं तो ऐड टू कार्ट में तो आपने एक आइटम ऐड कर दिया, यानी कि कार्ट स्टेट तो चेंज होगा, लेकिन क्या कार्ट स्टेट में आपने एक आइटम ऐड किया उसके चलते स्टॉक भी अपडेट हो गया, उसमें एक आइटम कम करने जो पड़ गए। साथ ही साथ प्राइस स्टेट भी अपडेट होगी क्योंकि टोटल प्राइस बढ़ जाएगा। ऐड टू कार्ट आपने किया एक नया आइटम तो टोटल प्राइस यहां पर बढ़ेंगे। यानी कि आपने ऐड टू कार्ट अपडेट किया स्टेट को, ऐड कार्ट स्टेट वाला अपने स्टेट को चेंज किया, तो बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं स्टॉक स्टेट और प्राइस स्टेट, ये दोनों भी अपडेट हो गए। यहां इन तीनों स्टेट एक दूसरे पर लिंक्ड है, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर एक चेंज होती है तो दूसरे भी अपडेट होने चाहिए। ये एग्जाम्पल है इंटरडिपेंडेंट स्टेट का। ठीक है, तो अगर ऐसा इंटरडिपेंडेंट स्टेट है अगर आपके एप्लीकेशन में तो कंटेस्ट एपीआई अगर उसके लिए अगर आपने इंप्लीमेंट किया है तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी समझिए उस बात को। कंटेस्ट एपीआई में अलग अलग कंटेस्ट बनाने पड़ेंगे इसके लिए। यानी कि कंटेस्ट एपीआई के पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आप यहां पर मल्टीपल स्लाइस ऑफ स्टेट बना लेंगे। यहां पर 3 आपको अलग अलग कंटेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे कार्ट कंटेस्ट, स्टॉक कंटेस्ट और प्राइस कंटेस्ट। और स्टेट अपडेट को मैन्युअली सिंक्रनाइज करना पड़ेगा। इससे परफॉर्मेंस और कंप्लीसिटी बढ़ सकती है ना। यानी कि अब ये तीनों अलग अलग कंटेस्ट हो गए। अगर
तीनों चूंकि अलग अलग हो गए, तीनों इंटरडिपेंडेंट अब यहां पर है ही नहीं तीनों तीनों, क्योंकि कंटेस्ट एपीआई सिंपल सिनेरियो के लिए बनाया गया था, सिंपल स्टेट को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। अगर आप यहां पर इंटरडिपेंडेंट स्टेट बना लीजिएगा कंटेस्ट एपीआई में, कंटेस्ट एपीआई में अगर कंटेस्ट एपीआई के साथ अगर आप मल्टीपल स्लाइस ऑफ स्टेट इंप्लीमेंट करिएगा तो यहां पर कुछ ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको 3 अलग अलग कंटेस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या होगी, कोई ऐड टू कार्ट किया है ना, तो उसके लिए आपको कार्ट स्टेट में यानी कि कार्ट कंटेस्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको अलग से लॉजिक लगा करके फिर आपको स्टॉक कंटेस्ट भी चेंज करना पड़ेगा, प्राइस कंटेस्ट भी चेंज करना पड़ेगा, मैन्युअली सब काम करना पड़ेगा। अब जहां पर आप मैन्युअली सबको सिंक्रनाइज करेंगे वहां पर परफॉर्मेंस आपका खराब हो जाएगा एप्लीकेशन का। परफॉर्मेंस खराब होने के साथ साथ कंप्लीसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप वहां पर मैनुअल कोड कर रहे हैं सारे इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि वहां पर आपके पास इंटरडिपेंडेंट स्टेट को इंप्लीमेंट करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो आप वहां पर फोर्सली कोडिंग करके, आप मैनुअली कोडिंग करके उसको इंप्लीमेंट करिएगा, जिसके चलते कोड में कंप्लीसिटी बढ़ सकती है। ठीक है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं अपने एप्लीकेशन की कंप्लीसिटी को देखते हुए कंटेस्ट एपीआई इस सिनेरियो में यूज ही नहीं करेंगे, है ना। अब जरा यहां पर देखिए कि रडक्स का क्या फायदा है। अगर हम यहां पर रडक्स को इंप्लीमेंट करते तो क्या होता है, यानी कि रडक्स में सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट होता है। तो एक एक्शन, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपने ऐड टू कार्ट को आपने फायर किया, आपने कॉल किया, तो ऑटोमेटिकली सारे इंटरडिपेंडेंट स्टेट को सिंक्रनाइज कर सकता है ये यूजिंग सिंगल रिड्यूसर फंक्शन। हम लोग यहां पर से एक रिड्यूसर फंक्शन बनाते हैं, चूंकि आप लोगों को आइडिया होगा, है ना। तो उस रिड्यूसर फंक्शन में ही हम लोग अपने स्टेट को अपडेट करने का लॉजिक लिखते हैं, है ना। आप एक एक्शन अपना फायर करेंगे ऐड टू कार्ट करने का, उसी रिड्यूसर फंक्शन में सारे इंटरडिपेंडेंट स्टेट को हम लोग मैनेज कर देते हैं। ये अपडेट होगा तो ये अपडेट करना होगा, देन ये अपडेट करना होगा, काम खत्म। आई बात समझ में। तो अगर हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल स्टेट्स एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो रडक्स बेस्ट ऑप्शन है। ये हो गया क्या, एक डिफरेंस। ऐसे ऐसे अभी हम आगे और भी डिफरेंस बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस का। देखिएगा, किसी भी लोग को अगर कोई भी कंफ्यूजन अभी भी अगर रहेगा एंड ऑफ द वीडियो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको उसका सॉल्यूशन एज ए कमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा ही अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोई भी कोर्स ले सकते हैं, चाहे लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग सेशन। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंस का। सेकेंड डिफरेंस है परफॉर्मेंस इशू को लेकर के। अब परफॉर्मेंस इशू कैसे मैटर करता है, मतलब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो कंटेस्ट एपीआई में आखिर क्या परफॉर्मेंस इशू हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहां पर क्या होता है कंटेस्ट एपीआई में कि अननेसेसरी री-रेंडरिंग होता है, अननेसेसरी, जो आप लोगों ने कभी फील भी नहीं किया होगा, है ना। अननेसेसरी हो क्या होता है, चलिए देखिए समझते हैं। कंटेस्ट एपीआई का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इशू है, सबसे मतलब मेजर इशू अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस का ही है, जो आपको कभी दिखता नहीं है। अननेसेसरी री-रेंडरिंग होते हैं, यानी कि कंटेस्ट एपीआई का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस इशू है अननेसेसरी री-रेंडर्स, जो तब होती है जब कोई भी कंटेस्ट वैल्यू अपडेट होती है। कंटेस्ट वैल्यू आप कोई भी चेंज करेंगे, है ना, तो परफॉर्मेंस आपका जो अननेसेसरी यहां पर जो आपके स्टेट है ना, वो रेंडर होने लगेंगे, री-रेंडर हो जाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग पहले एक रियल वर्ल्ड से समझते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि हम क्या करने की बात, क्या समझाने की बात कर रहे हैं। सपोज कर लीजिए वही ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ई कॉमर्स वेबसाइट। हम यहां पर ई कॉमर्स का वेबसाइट इसलिए आपको एग्जांपल में ले रहे हैं क्योंकि हम अपने कोर्स में ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करवाते हैं, जो काफी अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम लोग अपने कोर्स में पढ़ाते हैं। तब जाकर के आपको रियल वर्ल्ड
एक एप्लीकेशन का नॉलेज आप गेन कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसीलिए हम यहां पर हर एक एग्जांपल में ई कॉमर्स का एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो एक रिएक्ट एप्लीकेशन है जिसमें दो मेजर ग्लोबल स्टेट है, कार्ड कंटेस्ट और थीम कंटेस्ट। अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं कंटेस्ट एपीआई का, है ना, तो हम यहां पर दो ग्लोबल स्टेट बनाए हुए हैं। सपोज कर लीजिए एक का नाम दिया हमने क्या, कार्ड कंटेस्ट, दूसरे का नाम दिया हमने थीम कंटेस्ट। कार्ड कंटेस्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो यूजर ने कार्ट में ऐड किया है उसको हम लोग स्टोर किए हुए हैं। दूसरा थीम कंटेस्ट में क्या किया हमने, सपोज कर लीजिए कि हमने मोड को मैनेज किया हुआ है, जैसे लाइट मोड, डार्क मोड, टॉगलिंग करने के लिए हम लोग यहां पर मैनेज किए हुए हैं। टॉगलिंग करिएगा तो उसका आप स्टेट तो मैनेज करिएगा ना भाई, कि ब्लैक में है कि व्हाइट में है कि ग्रीन में है कि ब्लू में है। तो उसके लिए भी आपको वी नीड कंटेस्ट, तो उसके लिए हमने बनाया है क्या, थीम कंटेस्ट। और ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सपोज कर लीजिए अभी हमने क्या बताया, कंटेस्ट कंपोनेंट और थीम कंपोनेंट, सॉरी कार्ड कंटेस्ट और थीम कंटेस्ट। अभी हमने दो कंटेस्ट बनाया और अब हम सपोज कर लिए कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हैं, कार्ड कंपोनेंट और थीम कंपोनेंट। कार्ड कंपोनेंट पर हमने केवल कार्ड डेटा को मैनेज करने के लिए कार्ड कंटेस्ट यूज किया हुआ है, और थीम कंपोनेंट पर हमने थीम को चेंज वगैरह करने के लिए, टॉगलिंग करने के लिए थीम कंटेस्ट का केवल यूज किया हुआ है। दोनों में कोई दूसरा यूज नहीं हुआ है, मतलब सेपरेट है। कार्ड कंपोनेंट में केवल कार्ड कंटेस्ट यूज हुआ है और थीम कंपोनेंट में केवल थीम कंपोनेंट पर केवल थीम कंटेस्ट यूज हुआ है। अब यहां पर सपोज कर लीजिए अगर यूजर एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता है ना, तो कार्ट जो कंटेस्ट है अपडेट होगा, जाहिर सी बात है। ऐड टू कार्ट करेंगे तो जो कार्ट कंटेस्ट है अपडेट होगा, सही बात है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन पूरा कंटेस्ट प्रोवाइडर रीरेंडर होगा। दिक्कत यहां पर यह है, पूरा कंटेस्ट प्रोवाइडर जो है ना वो रीरेंडर हो जाएगा, यानी कि अननेसेसरी यहां पर थीम कंपोनेंट भी रीरेंडर होगा बिना किसी वजह के। क्योंकि आप लोग जो कंटेस्ट प्रोवाइडर जहां पर लिखते हैं, कंटेस्ट सपोज कर लिए, देखिए होता क्या है, कंटेस्ट एपीआई आप लोग यूज किए होंगे तो कंटेस्ट का नेम डॉट प्रोवाइडर लिखते हैं। उस प्रोवाइडर के हायरार्की के अंदर, उस प्रोवाइडर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स आएंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो होगा क्या, जब भी वो कंटेस्ट प्रोवाइडर जब भी अपडेट होगा, उसका डेटा जब भी चेंज होगा, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट आ रहे होंगे वो बिना वजह के रीरेंडर होगा। सपोज कर अब यहां पर देखिए सोच के कितना बड़ा यहां पर प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस का इशू है। मतलब जो कंपोनेंट सिर्फ थीम से रिलेटेड है वो भी अननेसेसरी रीरेंडर हो रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कंटेस्ट एपीआई का मैकेनिज्म ऐसा काम करता है। इसका मैकेनिज्म ही ऐसा है ना, कि किसी कंटेस्ट के प्रोवाइडर के अंदर जो कुछ भी आ जाएगा, जो भी कंपोनेंट आएंगे, है ना, वो कंटेस्ट का डेटा जैसे ही अपडेट होगा उसके अंदर जो भी कंपोनेंट रहेंगे वो रीरेंडर हो जाएंगे, है ना। चाहे वो कंपोनेंट देखिए जो प्रोवाइडर, जो कंटेस्ट का प्रोवाइडर, जो कंटेस्ट आप सपोज कीजिए कि जो कंटेस्ट का वैल्यू चेंज हो रहा है, उस कंटेस्ट का वैल्यू उस कंटेस्ट का वैल्यू यूज नहीं कर रहा है। सपोज कर लीजिए जैसे कि मैंने बताया कार्ड कंटेस्ट कार्ड कंपोनेंट के लिए यूज हो रहा है और थीम कंटेस्ट थीम कंपोनेंट के लिए यूज हो रहा है ना। अब जो कार्ड कंपोनेंट है उस पर भी थीम चाहिए ना भाई, है ना, तो उसके हायरार्की के अंदर सपोज के लिए कि उसके अंदर है ना, तो जो डेटा है, जो कंटेस्ट है, आपने कार्ड का कंटेस्ट चेंज किया तो थीम वाले कंपोनेंट के अंदर उस कंटेस्ट का कोई काम नहीं था, लेकिन चूंकि उसके अंदर आ रहा है, उसके प्रोवाइडर के अंदर आ रहा है, तो बिना वजह वो भी रेंडर हो जाएगा, पूरा कंटेस्ट प्रोवाइडर ही रेंडर हो जाएगा। इसका कोई रीजन नहीं है, इसका रीजन बस यही है कि कंटेस्ट एपीआई का मैकेनिज्म ही ऐसा काम करता है ना। यही इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है, परफॉर्मेंस इशू। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि क्यों होता है ऐसा इशू भाई, सपोज के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पूछ लेगा कि क्यों ऐसा क्यों होता है भाई, तो आपको बताना होगा कि कंटेस्ट एपीआई में एक शेयर्ड कंटेस्ट प्रोवाइडर होता है, और जब भी कोई भी वैल्यू अपडेट होती है तो पूरा कंज्यूमर
जो सब ट्री होता है वो री-रेंडर होता है। प्रोवाइडर के अंदर डेटा चेंज, तो जितने भी कंज्यूमर के अंदर कंपोनेंट होंगे, मतलब कंपोनेंट का ट्री, सब ट्री जो भी होगा, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी आएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सारा री-रेंडर होगा। रिएक्ट में डिफॉल्ट बिहेवियर है कि अगर कोई पेरेंट कंपोनेंट अपडेट होता है तो सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स भी री-रेंडर होते हैं। इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। इवन अगर एक कंपोनेंट कंटेस्ट का सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहा है तब भी सारे री-रेंडर होंगे, है ना। वो मतलब वो री-रेंडर होने से नहीं बचेगा, वो री-रेंडर होगा ही होगा। ये इसका बड़ा डिमेरिट है कंटेस्ट एपीआई के साथ। अगर आप ऐसे परफॉर्मेंस इशू से, ऐसे अननेसेसरी री-रेंडरिंग से बचना चाहते हैं तो आपको रेडक्स का फायदा लेना पड़ेगा, रेडक्स का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। रेडक्स के पास सिलेक्टर्स और मिमोइजेशन नाम का कंसेप्ट होता है, यानी कि रेडक्स के अंदर ये सब चीजें ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी के अंदर इंप्लीमेंट है। यानी कि रेडक्स में सिलेक्टर और मिमोइजेशन का यूज होता है उसके लाइब्रेरी के अंदर, है ना। आपको कोडिंग नहीं करना होता अलग से, ये उसको मिमोइज करता है। रेडक्स का मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि सिर्फ वही कंपोनेंट री-रेंडर हो जो उस स्टेट से रिलेटेड हो। यानी कि जो अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्टर्स और मेमोराइजेशन का, लाइब्रेरी का, ये इंश्योर करता है कि सिर्फ वही कंपोनेंट्स री-रेंडर हो जो उस स्टेट को एक्चुअली में यूज करता हो, यानी कि जो एक्चुअली में उस कंपोनेंट से रिलेटेड हो। अगर कार्ट कंपोनेंट अपडेट होता है तो सिर्फ कार्ट कंपोनेंट री-रेंडर होनी चाहिए। यानी कि अगर कार्ट स्टेट अपडेट होता है तो सिर्फ कार्ट कंपोनेंट री-रेंडर होनी चाहिए, मतलब होता है, चाहिए नहीं, री-रेंडर होता है। थीम कंपोनेंट एज इट इज रहेगा, थीम कंपोनेंट इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो री-रेंडर अननेसेसरी नहीं होगा। ये यहां पर मेक श्योर कौन करता है? रेडक्स के अंदर जो लाइब्रेरी इंप्लीमेंट है सिलेक्टर्स और मेमोराइजेशन, ये मेक श्योर करता है एक्चुअली में केवल वही पार्ट, वही कंपोनेंट री-रेंडर होगा जो एक्चुअली में उसको यूज कर रहा होगा। तो सोचिए कितना बड़ा काम कर रहा है आपके लिए रेडक्स, जो कंटेस्ट एपीआई नहीं करता। ठीक, रेडक्स में स्टेट स्लाइसिंग होती है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, है ना। रेडक्स में क्या होता है? स्टेट स्लाइसिंग होता है, जिसमें हर कंपोनेंट सिर्फ उसी पार्ट का सब्सक्रिप्शन लेता है जो उसको चाहिए। जैसे कि आप लोग अगर रेडक्स पढ़े होंगे तो रेडक्स में क्या होता है? रेडक्स के अंदर स्टेट का स्लाइसिंग बनाते हैं हम लोग, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग डेटा रखते हैं, है ना। अब ये भी हम तोड़ दिया छोटे छोटे चंक्स में अपने स्टेट के डेटा को। ग्लोबल जो स्टेट होता है रेडक्स के अंदर, वो अपने डेटा को स्लाइसिंग में तोड़ दिया, मतलब अलग अलग छोटे छोटे चंक में तोड़ दिया उसने। अब बोल दिया कि जिस कंपोनेंट को जो डेटा चाहिए केवल उसी का सब्सक्रिप्शन ले। ये नहीं कि आपको डेटा चाहिए एक छोटा सा और पूरे ग्लोबल स्टेट को आपने सब्सक्राइब करके डेटा कंज्यूम किया हुआ है। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है कि जिसको जो चाहिए केवल वही लेगा। ये नहीं कि चाहिए एक छोटा सा चीज और पूरा आपने कंज्यूम किया हुआ है, लोड बढ़ाया आपने। ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है और अननेसेसरी री-रेंडर्स अवॉइड करता है। अगर स्मॉल एप्लीकेशन है तो कंटेस्ट एपीआई चलेगा, लेकिन अगर बड़ा एप्लीकेशन है तो रेडक्स बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है और अननेसेसरी री-रेंडर्स अवॉइड करता है। यहां तक आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई भी अगर दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप लोग कमेंट करिए, उसका रिप्लाई 100% आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा डिफरेंस है बेटर डिबगिंग टूल्स को लेकर के। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, अगर आप लोग रेडक्स पढ़े होंगे तो रेडक्स पे जब भी आप लोग काम करते हैं तो जो रेडक्स के अंदर जो स्टोर होता है, जो स्टेट का जो डेटा होता है, उसको ट्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं, है ना। इसको आप लोग ब्राउजर में भी, ब्राउजर का एक्सटेंशन भी आप लोग ब्राउजर के एक्सटेंशन में अनेबल करके कर सकते हैं इंस्टॉल, या आप इसका पैकेज भी इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों तरीका हम पढ़ाते हैं अपने बैच में। यानी कि अगर आप, और ये जो डेव टूल की बात कर रहे हैं ये कंटेस्ट एपीआई के पास नहीं है, ये केवल किसके पास है? रेडक्स के पास। ठीक है। यानी कि डिबगिंग एक
और बड़ा एडवांटेज है रेडक्स का जो कंटेस्ट एपीआई के पास नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके लिए हम आपको आगे आगे बताएंगे, है ना। बताया था कि प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए रेडक्स एक स्टैंडर्ड बन गया है। अब ये प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट क्या है यहां पर, चलिए पहले इसको जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि रेडक्स डेव टूल्स की आखिर क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब क्यों मैं बोल रहा हूं कि वो एक अच्छा टूल है, जो कंटेस्ट एपीआई के पास नहीं है तो उसके लिए वो डिमेरिट है। तो रेडक्स डेव टूल की एडवांटेज को समझने के लिए आपको प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट ये जो टर्म है ये समझना बहुत जरूरी है। सपोज आप सोच के देखिए कि ये सारे टर्म अगर आप लोग इंटरव्यू में लेते हैं तो सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं भैया बंदे में तो दम है ना। तो इंटरव्यू ऐसी जानी चाहिए ताकि सामने वाला सोचे कि अरे यार इसको अपने टीम में रखूं कि ना रखूं, क्योंकि ये तो फाड़ देगा कुछ भी, कोई भी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये सारे टर्म आपको पता होना चाहिए। देखिए चलिए समझते हैं पहले, फिर बाद में बात करेंगे। प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है कि एप्लीकेशन का स्टेट एक वेल डिफाइंड, कंसिस्टेंट और एक्सपेक्टेड वे में अपडेट होती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं जहां पर एप्लीकेशन का स्टेट एक वेल डिफाइंड, कंसिस्टेंट और एक्सपेक्टेड वे में अपडेट होती है, बिना किसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर का या बग्स का। मतलब सब कुछ पहले से फिक्स रहता है कि कहां पर क्या होगा, कहां पर क्या नहीं होगा। यहां पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको या कोई बग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेस्ट एपीआई के साथ नहीं होता है। रेडक्स की सबसे बड़ा ब्यूटी यह है कि यहां पर सब कुछ वेल स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टेंट होता है, और जो इसका आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है कि यही इस तरीके से इसका आउटपुट आना है तो आना है। चलिए फिर भी हम यहां पर कंपेरिजन कर लेते हैं कि प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कंटेस्ट एपीआई में और रेडक्स में। कैसे प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट नहीं होता कंटेस्ट एपीआई में, इसको भी समझते हैं। देखिए तो जो रेडक्स होता है ना, रेडक्स में स्टेट मैनेजमेंट प्योर फंक्शन के थ्रू होता है। यानी कि प्योर फंक्शन किसको बोल रहे हैं, रिड्यूसर को। जब भी आप लोग रेडक्स को इंप्लीमेंट किए होंगे तो वहां पर आपको पता है कि वहां पर रेडक्स के अंदर जो स्टेट होता है उसको अपडेट करने के लिए हम लोग क्या एक फंक्शन लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसर। वो एक प्योर फंक्शन की तरह होता है ना। यानी कि उसी रिड्यूसर के थ्रू ही अपडेट होता है, जिसमें सेम इनपुट का हमेशा सेम आउटपुट होता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, फिर वही ई कॉमर्स का एप्लीकेशन ले लेता हूं आप लोग के लिए। अगर एक एक्शन ऐड टू कार्ट डिस्पैच होता है, सपोज कर लीजिए, तो हमेशा एक नया आइटम का एडिशन होगा बिना किसी साइड इफेक्ट का। नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं, फिर से समझिए। आप प्रोडक्ट्स को इंप्लीमेंट किए हैं, है ना। सपोज के लिए कि आपने उसमें एक एक्शन बनाया हुआ है ऐड टू कार्ट का। उस ऐड टू कार्ट को आप जैसे ही डिस्पैच करिएगा तभी तो जाकर के वो आपके स्टेट को चेंज करेगा, ऐड टू कार्ट स्टेट को। आपने ऐड टू कार्ट उसके लिए बनाया हुआ एक एक्शन, उसको आपने जैसे ही डिस्पैच किया तो हमेशा एक नया आइटम का एडिशन होगा। किसमें, ऐड टू कार्ट स्टेट में एक नया आइटम का एडिशन होगा। मतलब उसका प्रीवियस वाला वैल्यू अपडेट नहीं होगा बिना किसी साइड इफेक्ट का। मतलब उसमें जाकर के एक नया वैल्यू जुड़ेगा। मतलब ये नहीं कि उसका जो प्रीवियस वैल्यू था उसी को जस्ट वो अपडेट कर देगा। जैसे होता है ना कि आपको मैं दूं क्या, आपके पास सपोज के लिए कि 1 रुपया है, मैं अब आपको दूंगा आज फिर से 1 रुपया, तो ये नहीं होगा ना कि मैं आपको फिर पहला आपका एक का सिक्का और ये वाला सिक्का हटा करके आपको एक दे दूंगा क्या, 2 का सिक्का। ऐसा नहीं होगा। अब 2 का सिक्का दे दूंगा तो किसी को क्या पता चल रहा है हिस्ट्री। अब कोई हिस्ट्री देखेगा तो किसी को आइडिया लगेगा कि आपके पास पहले क्या था और नया क्या दिया गया है, नहीं, क्योंकि आपके पास अब एक ही सिक्का है 2 रुपये वाला। ऐसा काम करता है क्या कंटेस्ट एपीआई। मतलब उसी वैल्यू को जस्ट वो अपडेट करता है।
जिसके चलते उसका कोई हिस्ट्री मैनेज आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते हैं। डेवलपर कभी अगर ट्रेस करना चाहे कि यार पहले क्या था, अब कौन सा वैल्यू अपडेट हुआ है, वो ट्रेस नहीं कर सकता। लेकिन सपोज कर लीजिए आपके पास जो भी पैसा है वो एज इट इज रहे, मैं जो दूं जस्ट उसमें एड ऑन कर दें आप, मतलब वो भी है जो मैं दिया हूं वो भी है, फिर से मैं जो दूंगा वो भी रहेगा वहीं पे, है ना। उसको आप ऐड करते चले जाइए। यहां पर क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि हम उसका कभी भी उसको ट्रेस कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर डेवलपर अगर ट्रेस करना चाहे तो स्टेट के वैल्यू को ट्रेस कर सकता है। इससे बेनिफिट क्या है, यानी कि नया एडिशन होने से क्या बेनिफिट है कि स्टेट ट्रांजिशंस ट्रैकेबल और रिप्रोड्यूसिबल हो जाएगा और डिबगिंग इजी हो जाएगा। रिजेक्ट डेवलपर कभी भी उसको डिबग करके चेक कर सकता है, ट्रेस कर सकता है कि क्या हुआ था भाई। कंटेस्ट एपीआई में डायरेक्टली स्टेट अपडेट हो जाती है और मल्टीपल कंपोनेंट्स का स्टेट चेंज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो उसको डायरेक्टली अपडेट कर देता है, एडिशन जैसा काम नहीं कर पाता है। इसीलिए तो उसके लिए डेव टूल है ही नहीं। डेव टूल में क्या दिखाएगा वो जो आपका एप्लीकेशन में है, क्योंकि उसके पास एक ही डेटा ही है, उसी को अपडेट करता चला जा रहा है। तो क्या आपको आप उसको ट्रेस करके क्या देखेंगे, जरूरत ही नहीं। जो है वो आपके उसके पास एक ही वैल्यू ही है जो आपको एप्लीकेशन में दिखा रहा है वो। और यही रीजन है क्या कि आपको यहां पर डेव टूल मिलता है रेडक्स के अंदर क्योंकि वो यहां पर एवरी स्टेट अपडेट के लिए नया एडिशन करता है जो ट्रेसेबल होता है, जिसके चलते आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम डिबगिंग में यूज में ले सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए ना, अगर कोई कंपोनेंट्स गलती से स्टेट मॉडिफाई करे हो जाए तो डिबगिंग टफ हो जाता है। कंटेस्ट एपीआई में पता ही नहीं चलेगा कि पहले क्या था यार, क्या हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है, उसके पास कोई हिस्ट्री ही नहीं रहेगा। और यही बेनिफिट हो जाता है किसके साथ, मतलब आप उसको अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, वो उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं कि कंटेस्ट एपीआई अनप्रिडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट है। सोच नहीं सकते कि वहां पर क्या अपडेट हुआ है क्योंकि उसके पास प्रीवियस वैल्यू है ही नहीं। और जो प्रीवियस वैल्यू मेंटेन करता है ना, इसीलिए उसको क्या हम कभी भी कोई किसी भी पॉइंट पर उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या था भैया, क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे कि प्रिडिक्टेबल स्टेट का मतलब क्या है। और समझ लीजिए रेडक्स डेव टूल्स का जब हम लोग यूज करते हैं तो हर स्टेट चेंज ट्रैक किया जा सकता है जैसे आप लोग करते हैं, और टाइम ट्रेवल डिबगिंग पॉसिबल है। मतलब कभी भी आप उसको वहां पर आप लोग देखेंगे क्या कि एक वीडियो की तरह उसका रिकॉर्ड भी रहता है कि कब क्या चेंज हुआ, है ना। उसको प्ले कर दीजिए, दिखेगा कि कौन से कंपोनेंट कौन सा एक्शन किसको अपडेट मारा, तो पहले क्या वैल्यू था, नया वैल्यू क्या है, जिससे डेवलपर का जो पिक्चर है ना वो क्लियर हो जाता है। अच्छा, काम सही हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है डेवलपर के लिए। जब तक डेवलपर 100% मेक श्योर नहीं करेगा कि जो हमारे एप्लीकेशन, चूंकि ये इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल एक्शन है, जब तक आप इसको अच्छे तरीके से एनालाइज नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि काम सही हो रहा है। इस तरह से हवा में कोड करके निकल लीजिएगा, तो हवा में कोड करिएगा तो फिर सैटरडे संडे लगेगा, फिर डांट सुनते रहिएगा। ठीक है, जो रिड्यूसर है ये इंश्योर करता है कि डेटा फ्लो एक स्ट्रक्चर और एक्सपेक्टेड मैनर में हो। जब आप सपोज देखिए, जब आप रिडक्स आप जब इंप्लीमेंट करते हैं, है ना, तो वहां पर रिडक्स को अपडेट करने का सारा लॉजिक कहां लिखते हैं आप, रिड्यूसर फंक्शन में, है ना। इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, वेल स्ट्रक्चर में हम लोग यहां पर एक एक्सपेक्टेड मैनर में लॉजिक लिखते हैं, है ना। पूरा टेस्टिंग कर लेते हैं यहां पर कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये आएगा ऐसे डेटा एक्शन तो ऐसे अपडेट करेंगे, सारा चीज हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, यानी कि हर एक्शन का सेम प्रिडिक्टेबल इंपैक्ट होता है। मतलब जो भी आप एक्शन फायर करिएगा उसका प्रिडिक्टेबल इंपैक्ट होगा, मतलब हर चीज का एक नया एडिशन होगा, मतलब उसका नया ट्रैक बनेगा जिसको आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं।
तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको हमेशा पता होता है कि आपका स्टेट कैसे अपडेट हो रहा है, और कोई भी स्टेट चेंज ट्रेस और डिबगिंग किया जा सकता है किसी भी पॉइंट पर। जब चाहे तब आप उसको ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसका पूरा ट्रैक बनते जा रहा है। वो आपके वैल्यू को जस्ट डायरेक्टली अपडेट नहीं करता है, एडिशन जैसा काम करता है। तो इसी के चलते चूंकि रडक्स क्या होता है, प्रेडिक्टेबल स्टेट मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है, जिसके चलते रडक्स के साथ रडक्स डेव टूल्स आता है जो स्टेट चेंज का प्योर हिस्ट्री ट्रेस कर सकता है, क्योंकि इसका हिस्ट्री ऑलरेडी बनता है, क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यू को अपडेट नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर जैसा रडक्स डेव टूल होता है जो रडक्स में काम करता है, सर ऐसा ही कोई एक्सटेंशन होता है जो कंटेस्ट एपीआई में वर्क करता है। करेगा कैसे कोई कर देगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही नहीं है वैसा। अब ये चीज समझ में उसको आएगा नहीं भाई को, क्योंकि उन्होंने केवल ऊपर पढ़ा हुआ है। किसी भी चीज को अगर आप लोग डीपली पढ़ेंगे तो तब जाकर के आप उसका सटीक आंसर दे पाएंगे। आप सोच पाएंगे कि वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, पूछ के देखिएगा आप अपने ऑफिस में, किसी को अगर आइडिया होगा तो। ठीक है। अब जो रडक्स डेव टूल है इसमें आपको टाइम ट्रेवल डिबगिंग का फीचर मिलता है। आप स्टेट को अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवाइंड भी कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ है उसके साथ आप कर सकते हैं। उसके क्या बोलते हैं, डेव टूल से भी जब तक आप लोग कोडिंग कर रहे हैं आप अंडू वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं। कंटेस्ट एपीआई में ऐसा डिबगिंग टूल्स है ही नहीं, या है भी तो बस मतलब बिना मतलब का, लिमिटेड है, मतलब बिना काम का, मतलब वो कुछ उसके पास लिमिटेड फीचर है, कुछ है ही नहीं उसके पास। अगर स्टेट गलती से अपडेट हो गई तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कंटेस्ट एपीआई में। ये भी इसका बहुत बड़ा डिमेरिट है। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ डिफरेंस का। फोर्थ डिफरेंस है मिडिलवेयर सपोर्ट को लेकर के। जैसे असिंक्रोनस ऑपरेशन को इफिशिएंटली हैंडल करना रिएक्ट में एक चैलेंज होता है। कंटेस्ट एपीआई में असिंक्रोनस डेटा फैचिंग के लिए कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं होता है। यानी कि कंटेस्ट एपीआई में अगर आपको कोई असिंक्रोनस कॉलिंग करनी है, असिंक्रोनस डेटा यानी कि असिंक्रोनस डेटा फैच करना है, यानी कि कोई एपीआई हिट करनी है, तो उसके लिए कोई बिल्ट इन मैकेनिज्म नहीं है। एपीआई कॉल और साइड इफेक्ट हैंडल करने के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है। कंटेस्ट एपीआई में अलग से कोड लिखना पड़ता है उसको हैंडल करने के लिए। अगर आप असिंक्रोनस कॉलिंग करिएगा कंटेस्ट एपीआई में तो आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड कोड हो सकता है, जिसको समझना और मेंटेन करना काफी मुश्किल हो सकता है। रडक्स में रडक्स थंक नाम का पैकेज अवेलेबल है, रडक्स सागा नाम का पैकेज अवेलेबल है। ये सब क्या है, मिडिलवेयर्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, ओपन सोर्स। ये रडक्स का अपना है, रडक्स थंक जो असिंक्रोनस कॉलिंग के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। ऐसे ही रडक्स सागा है, इसको आप यूज में ले सकते हैं। ये सारे मिडिलवेयर्स हैं, रडक्स के साथ काम करते हैं, असिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा ये आपको रडक्स के साथ। यह सिंक लॉजिक को प्योर और प्रेडिक्टेबल बनाता है, वेल स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो कंटेस्ट एपीआई में नहीं है। बड़ा डिमेरिट है इसके साथ। यानी कि अगर आप कंटेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट किए हैं और आप चाहते हैं कि कंटेस्ट का डेटा किसी एपीआई को हिट करके जो डेटा है रन टाइम पर उससे अपडेट हो जाए, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखना पड़ेगा। कोई बिल्ट इन फीचर इसके पास नहीं है। अगर यही काम अगर हमें रडक्स में करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। रडक्स थंक नाम का मिडिलवेयर इंस्टॉल करके इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, बस कुछ भी नहीं। जहां कोड करना है, जो भी पे हिट करनी है कॉल कर लीजिए। ये स्टेट को तभी अपडेट करेगा जब रडक्स थंक के थ्रू जो मिडिलवेयर है, जब ये मेक श्योर करेगा कि एपीआई चूंकि असिंक्रोनस कॉलिंग है ना, जब वहां से डेटा आएगा तब ये पास करेगा किसको, प्रोड्यूसर को।
और रिड्यूसर किसको अपडेट मारता है? डेटा स्टेट को, है ना। तो रिडक्स थंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, जो कंटेस्ट एपीआई के पास नहीं होता है। चलिए 5th डिफरेंस की बात कर लेते हैं। 5वां डिफरेंस है एस्केबिलिटी को लेकर के। एक छोटी सी ऐप सपोज के लिए आप बना रहे हैं, उसके लिए कंटेस्ट एपीआई सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ऐप ग्रो होता है और मल्टीपल नेस्टेड कंपोनेंट्स आप उसमें बनाते चले जाते हैं, तो रिडक्स का आर्किटेक्चर एडवांटेज क्लियर हो, आपको खुद ब खुद हो जाएगा कि यहां पर हमें रिडक्स का इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर छोटा एप्लीकेशन है तो कंटेस्ट एपीआई यूज कर लीजिए, छोटा एप्लीकेशन है तो उसमें स्टेट भी छोटा ही मैनेज करना होगा, कोई इंटरकनेक्टेड इंटर रिलेटेड स्टेट यूज नहीं करना होगा क्योंकि छोटा एप्लीकेशन है। अगर मान लीजिए कि छोटा ही एप्लीकेशन है तो उसमें आप कंटेस्ट एपीआई यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आप वहां पर रिडक्स को इंप्लीमेंट करें क्योंकि आपका स्टेट ही छोटा होगा वहां पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आज हमारा एप्लीकेशन छोटा है और कल को हमारा बड़ा होगा, अभी एप्लीकेशन इसका दिख रहा है ना कि ये बड़ा होने वाला है हमारा एप्लीकेशन, तो हम स्टार्टिंग से ही उसमें रिडक्स को इंप्लीमेंट करके चलेंगे, कंटेस्ट एपीआई उसमें हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आप उसी मकान पर अपना फ्लोर बनाते चले जाते हैं मल्टीपल, जिसका बेस मजबूत हो। ये नहीं कि पहले आप उसमें कंटेस्ट एपीआई अपने यूज कर लिया और जब प्रोजेक्ट बड़ा होने लगा तो उसको हटा करके फिर आप रिडक्स लिखिएगा, यानी कि आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्केलेबिलिटी का मतलब यह है जो आपको क्लियर आर्किटेक्चर दे। क्लियर आर्किटेक्चर अगर रहेगा तो उसको आप स्केल बढ़ा सकते हैं, यानी कि रिडक्स का आर्किटेक्चर एक क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न देता है, तो हर चीज के लिए अलग अलग बनाया गया है कि आप एक्शन किस यहां पर एक्शन बनाया गया है कि आप पहले यहां पर एक एक्शन बना लीजिए, एक्शन का टाइप बना लीजिए, रिड्यूसर बना लीजिए, स्टोर बना लीजिए, सबके लिए ऐसे अलग 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 बनाया गया है, सेपरेशन किया गया है हर एक एक्शन का, हर एक टाइप के वर्क के लिए। या आप यहां पर पहले एक्शन बना लीजिए, यहां पर ये कर लीजिए, यहां पर ये कर लीजिए, इसका काम ये है, सबका काम डिफाइन कर दिया गया है, यानी कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहां पर क्लियर है कि किसका क्या ड्यूटी है। अब अगर ऐसा अगर आर्किटेक्चर हो तो कितना भी बड़ा एप्लीकेशन है, कितना भी बड़ा स्टेट है, तो मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। यही देखते होंगे क्या कि अगर कोई एक छोटा सा परिवार है जिसमें 10-12 लोग हैं, उसको मैनेज करने में किसी को दिक्कत हो जाता है, लेकिन किसी का कंपनी है जिसके पास 10 लाख 20 लाख इंप्लॉई हैं, वो भी इजीली मैनेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, वहां पर पूरा हायरार्की बनाया गया है कि किसका क्या काम क्या है, किसका काम क्या नहीं है, कौन क्या चीज देखेगा, कौन क्या चीज नहीं दिखेगा। या सेम यही कंसेप्ट रिडक्स के साथ है, यहां पर हर एक चीज के लिए बनाया गया है सेपरेशन ऑफ कंसर्न कि इसका काम ये है। रिड्यूसर है तो रिड्यूसर में क्या करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे आप, यानी कि एक्शन बनाया गया है जिसमें हम स्टेट चेंज करने का रिक्वेस्ट लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। रिड्यूसर बनाया गया है जिसमें स्टेट मॉडिफिकेशन लॉजिक लिखते हैं। स्टोर बनाया गया है जो सेंट्रलाइज स्टेट कंटेनर है। सबके लिए अलग अलग चीज बनाया गया, मतलब यहां पर सब कुछ सेपरेशन प्रोवाइड किया गया है। ये नहीं कि सब कुछ को ला कर आप एक ही जगह पर कुछ भी करिए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये आर्किटेक्चर रिएक्ट के कोड को स्केल और मेंटेन बनाता है। ऐसा फीचर कंटेस्ट एपीआई में आपको देखने के लिए नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम अब ओवरऑल अगर बात कर लेंगे कि कब कौन सा क्या यूज करना चाहिए, यानी कि अगर सिंपल स्टेट शेयरिंग करनी है अगर आपको, है ना, सिंपल स्टेट शेयरिंग न कि कॉम्प्लेक्स, तो आप वहां पर कंटेस्ट एपीआई भी यूज कर सकते हैं या रिडक्स भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर नेस्टेड कंपोनेंट ऑप्टिमाइजेशन है ना, तो वहां पर यानी कि नेस्टेड कंपोनेंट है ना, तो वहां पर कंटेस्ट एपीआई यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर रीरेंडर होने लगेंगे, रीरेंडर इशू आने लगेगा। ये चीज रिडक्स के साथ नहीं होता, क्योंकि रिडक्स केवल उसी कंपोनेंट को रीरेंडर करता है जिस कंपोनेंट
जो कंपोनेंट उस स्टेट से रिलेटेड हो, और वो स्टेट जैसे ही अपडेट होगा केवल वही कंपोनेंट जो उससे रिलेटेड है वही केवल अपडेट होगा। नेस्टेड कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होते यहां पे। डिबगिंग टूल अगर आपको यूज करनी है तो आप जाहिर सी बात है कि कंटेस्ट एपीआई यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? रेडक्स डेव टूल्स। देखिए हमने यहां पर हर चीज का तर्क दिया हुआ है। अब हम यहां पर आपको समराइज कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं करना चाहिए। मिडिलवेयर सपोर्ट करवानी है तो रेडक्स यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर रेडक्स के साथ बहुत सारे मिडिलवेयर यहां पर काम करते हैं। रेडक्स सागा, रेडक्स फंक। कंटेस्ट पे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मिडिलवेयर सपोर्ट नहीं करता ये। लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनानी है आपको, डेवलप करनी है आपको, तो कंटेस्ट एपीआई से मैनेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न है ही नहीं। और रेडक्स के साथ आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी कि हमारा फाइनल डिसीजन ये है कि कंटेस्ट एपीआई छोटी एप्लीकेशन के लिए यूज में ले सकते हैं आप, यानी कि सिंपल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज में ले सकते हैं आप। या आप डरते हैं कि जो रेडक्स का जो वायलर प्लेट है, जो रेडक्स का जो आर्किटेक्चर है, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न है, जिसके चलते उसका जो एडिशनल जो वायलर प्लेट है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तब जाकर इंप्लीमेंट होगा, इससे आप डरते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं वो चीज, उससे आप बचना चाहते हैं, क्योंकि आपका एप्लीकेशन छोटा है, तो आप कंटेस्ट एपीआई यूज कर सकते हैं। रही बात रेडक्स का, तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं। कंप्लेक्स स्टेट डिपेंडेंसीज है या असिंक्रोनस लॉजिक के लिए आप इसमें यूज कर सकते हैं रेडक्स को। बेटर परफॉर्मेंस चाहिए या डिबगिंग एक्सपीरियंस चाहिए, आप रेडक्स को यूज करेंगे। तो दोस्तों ये था रिजेक्ट कंटेस्ट एपीआई और रेडक्स का इन डेप्थ कंपैरिजन। आपका प्रोजेक्ट का नेचर, कंप्लीसिटी और स्केल डिपेंड करता है कि आप कौन सा टूल यूज करें, कंटेस्ट एपीआई यूज करें या रेडक्स यूज करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर रिजेक्ट और स्टेट मैनेजमेंट की और भी वीडियो और भी सवाल हैं अगर आपके माइंड में, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्साइटिंग टेक वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।